All right, a very good afternoon to all of you. My name is C.A. Astha Mongia. I qualified as a chartered accountant 8 years ago. And to be precise, just 8 years ago, कल ही 17th January को पूरे 8 साल complete हो गए थे. And since I qualified, I have been pursuing my calling, that is teaching. I always wanted to be a teacher. तो qualify करते ही मैंने अपनी teaching start कर दी थी CA intermediate course में. And CA intermediate course में I have been teaching two subjects. One is cost and management accounting, जो कि आप लोगों के लिए है पेपर 4, एंड अनदर वन इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जो कि आप लोगों के लिए है पेपर 6A, कैरिंग 50 मार्क्स. ठीक है जी. तो ये दो सब्जेक्ट्स आप मेरे पास कवर करेंगे. दो सब्जेक्ट्स नहीं, 1.5 सब्जेक्ट्स. राइट नाउ कॉस्ट अकाउंटिंग आज हम डिस्कस करने वाले हैं. अब कॉस्ट अकाउंटिंग है तो ग्रुप 2 में, बट पॉइंट इज अदरवाइज अगर हम सिर्फ ग्रुप 1 की क्लासेस आपको लगाए, आप तो फिर मुझसे मिलोगे ही नहीं. आपको कैसे आइडिया रहेगा कि कौन टीचर है जिनके पास इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आधा ग्रुप 2 संभाल रही हैं. तो ऑब्वियसली इट मेड सेंस कि आप लोग मुझसे पहले से ही वाकिफ हो जाए. ठीक है जी. ऑलराइट. सो आज हम कॉस्ट अकाउंटिंग पिक कर रहे हैं. आई विल जस्ट गिव यू अ ब्रीफ इंट्रो टू द सब्जेक्ट टुडे. व्हाट इज दिस सब्जेक्ट ऑल अबाउट. अभी कुछ नोट डाउन करने वाला भी नहीं है, सिर्फ बात को समझिएगा. कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग. अगर आप सिर्फ इस वर्ड की तरफ फोकस करेंगे, अकाउंटिंग अकाउंटिंग तो आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं. आपका +1 आपका बचपन ही था, अब आप लोग बड़े हो गए. ठीक है जी. अकाउंटिंग वर्ड का मीनिंग क्या होता था, या आपने कवर क्या किया? बेसिकली एक डेफिनेशन भी होती थी अकाउंटिंग की. बता सकता है कोई बच्चा डेफिनेशन? रिकॉर्डिंग, क्लासिफाई, समराइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन. तो बगल में वर्ड आ गया, अभी के लिए मैनेजमेंट भूल जाओ. कॉस्ट. कॉस्ट को लेमन सेंस में हम क्या बोलते हैं? खर्चा. खर्चा. अगर मैं लेमन सेंस में बात करूं, सपोज आई हैव गॉन टू मार्केट टू परचेज अ पेन, तो मैं शॉपकीपर को क्या बोलूंगी? हाउ मच डज दिस पेन कॉस्ट. ये पेन की कॉस्ट क्या है, यानी कि मुझे अपनी तरफ से कितने रिसोर्सेज गिव अप करने पड़ेंगे टू बाय दैट पेन. एक कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर वो कोई आपको प्रोडक्ट बेच रही है तो उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए उसको क्या खर्चा लग रहा है. लेट अस से कोई एक चेयर मैन्युफैक्चरिंग फर्म है, चेयर मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन है, उसको एक चेयर बनाने के लिए, बेचने के लिए क्या कॉस्ट इनकर करनी पड़ रही है जी? उसको वुड की कॉस्ट इनकर करनी पड़ेगी, उसको लेबर कॉस्ट इनकर करनी पड़ेगी, फैक्ट्री के रेंटल्स वगैरह भी होंगे, कोई प्रमोशनल एंड मार्केटिंग कॉस्ट भी होगी, सैलरीज वगैरह सब कवर होंगे जी. तो हम उन कॉस्ट के बारे में बात करते हैं. बट सवाल ये उठता है, ये खर्चे तो आपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग में भी देखे हुए हैं. फाइनेंशियल अकाउंटिंग में भी आप लिखते हो मटेरियल परचेस्ड, आप लिखते हो वहां पर वेजेस एंड सैलरीज, आप वहां पर रेंटल कॉस्ट, हर तरीके की कॉस्ट आइडेंटिफाई करते हो. अब ये नया सब्जेक्ट क्यों पैदा हो गया जी? हमको ये बात सोचनी है. ऑब्वियसली फाइनेंशियल अकाउंटिंग में कुछ लिमिटेशंस होंगी. लिमिटेशन सबसे पहली तो क्या, आप ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड पर लिख देते हो वेजेस, या ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड पर लिख देते हो लेट अस से फैक्ट्री एक्सपेंसेस. बट ये ट्रेडिंग अकाउंट में पहुंचती कैसे हैं? आप तो पहले जी जर्नल एंट्री पास करते हो, जर्नल एंट्री से उसके बाद लेजर पोस्टिंग, लेजर पोस्टिंग से ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस से ट्रेडिंग अकाउंट. बट अगर वेजेस यहाँ पर आई है 1 लाख रुपए की, वो 1 लाख रुपए की रकम इन दी फर्स्ट प्लेस कैलकुलेट कैसी हुई? हमने डिसाइड कैसे किया कि वेजेस 1 लाख की हैं जी? अब मटेरियल परचेज है, डिसाइड कैसे हुआ कि कितना मटेरियल परचेज करना है, कहां से परचेज करना है? जय श्री राम. ठीक है जी. तो फिर अल्टीमेटली वो कहानी आपको तो क्या है, वैल्यू बता देते थे, वैल्यू के बेसिस पे आपने अपना प्रोसेस समझा हुआ है, जर्नल से लेजर, लेजर से ट्रायल बैलेंस, बैलेंस शीट. वो वैल्यू कैलकुलेट कैसे हुई है इन दी फर्स्ट प्लेस, वो कहानी में घुसेंगे. हमारा एक पूरा चैप्टर ही है लेबर नाम का, हमारा एक पूरा चैप्टर ही है मटेरियल नाम का जी, कि वो खर्चे कैलकुलेट कैसे होते हैं, वो हम सीखेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग में. ठीक है जी. एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग की लिमिटेशन, अगर आपने कभी उसकी थ्योरी याद की हो, वो मुझे वैसे भरोसा नहीं होता, आप लोग थ्योरी पढ़ के आते हैं, बट थ्योरी ये होती थी, इट इज जस्ट अ पोस्टमार्टम. पोस्टमार्टम मतलब जो साल गुजर गया, जो पीरियड गुजर गया, बस उसका हमारे पास प्रेजेंटेशन आ गई है. ठीक है. आपने कभी क्या देखा हुआ है, बजटेड P&L बना रहे हैं जी, फोरकास्टेड P&L, फोरकास्टेड बैलेंस शीट कभी नहीं बनाई होगी. हेडिंग ही ऐसी ऐसी होती थी, फॉर द ईयर एंडेड, पास्ट टेंस आ जाता था.
हम कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में बजट बनाने सीखेंगे ना। बजटिंग इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी फॉर एनी बिजनेस। अब यहां पर एक रोल आ जाता है मैनेजमेंट वर्ड का। आप सभी ने क्लास 12th में मैनेजमेंट भी पढ़ी हुई है, और उसमें एक लास्ट फंक्शन होता था, कौन सा? कंट्रोल। कंट्रोल फंक्शन की क्लियर कट डेफिनेशन जो आपकी बुक की लैंग्वेज में होती थी, दैट हम अपने बेंचमार्क से, या स्टैंडर्ड वर्ड होता था, उसको कंपेयर करते थे एक्चुअल रिजल्ट के साथ, टू फाइंड आउट द डेविएशंस, द रीजंस बिहाइंड दोस डेविएशंस, एंड टू टेक करेक्टिव एक्शन। याद आ गया जी? ठीक है। तो जब तक हम अपना बजट नहीं बनाएंगे, हमको कैसे पता चलेगा एक्चुअल रिजल्ट कितना डेविएटेड है, हम सही जा रहे हैं गलत जा रहे हैं? ठीक है जी। तो बहुत बहुत जरूरी है कि हम कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में जब हम पढ़ रहे हैं, हम बजट बनाने भी सीखेंगे। ठीक हो गया जी? ऑल राइट। अब ऐसे ही सिमिलर टू दिस एक आ गया, बजटिंग की बात कर रहे हैं कि ऑर्गेनाइजेशन नई नई है, ऑब्वियसली एकदम से पहले दिन तो ये प्रोडक्ट बनाकर एकदम से बेचना शुरू नहीं करेगी, बट पॉइंट इज इसको अपना सेलिंग प्राइस पहले से ही कैलकुलेट करना। ठीक है। अब आप लोग यहाँ पर आ रहे हैं, आप लोगों को पहले से फीस कोट करी जा रही है, एडवांस में फीस कोट करी जा रही है। हमने ये फीस कैसे हमने स्ट्रक्चर की हुई है, हमें कैसे पता कितना चार्ज करना? हम ये तो नहीं कह रहे हैं ना, एक काम करो बेटा 6 महीने पढ़ के चले जाओ, बाद में जाके हमको पता चलेगा हमारे एक्चुअल कॉस्ट कितने इनकम हुए। उसमें ऑब्वियसली हम चैरिटी वर्क तो कर ही रहे, थोड़ा प्रॉफिट लगा के तब हम अपना रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करेंगे। बेटा तब दिल करे फीस पकड़ा जाना, ऐसा तो नहीं है। हम एडवांस में ही अपनी फीस सेट कर रहे हैं, कोई भी कंपनी है वो एडवांस में अपना सेलिंग प्राइस सेट करे। सेलिंग प्राइस कैसे सेट होता है, ये बचपन का एक बार आपका बेसिक्स है, 7वीं 8वीं क्लास में पढ़ते हो आप लोग। कॉस्ट प्लस टारगेट प्रॉफिट इज सेल्स। सिंपल। तो कहीं ना कहीं एस्टिमेटेड बेसिस पर ही अपने खर्चे कैलकुलेट कर लो। उन एस्टिमेटेड कॉस्ट में आप अपना टारगेट प्रॉफिट मार्जिन ऐड करोगे, तो आपके पास टारगेट रेवेन्यू आ जाएगा, एंड दैट इज हाउ यू डिसाइड ऑन अ सेलिंग प्राइस। नाउ ये सेलिंग प्राइस सेट करना आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग नहीं सिखा रही थी, अगेन दैट वाज जस्ट अ पोस्टमार्टम, इतने यूनिट्स बिके, इतने में बिके, बात खत्म हो गई थी। बट एडवांस में कैसे सेलिंग प्राइस सेट करना है, सेलिंग प्राइस अगर मैं कोई करेक्शन करनी है, इसको बढ़ा देना है बेस्ड ऑन इन्फ्लेशन वगैरह, ये सब हम सीखते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग। ठीक होगी जी बात? सो ठीक है, कॉस्ट अकाउंटिंग नाम तो अकाउंटिंग है, बट इट इज अ टोटली सेपरेट सब्जेक्ट फ्रॉम फाइनेंशियल अकाउंट। ठीक हो गया जी? ऑल राइट। अब ऐसा है, इस पूरे सिलेबस में सिर्फ एक चैप्टर ऐसा है विच केटर्स टू सर्विस इंडस्ट्री। अगर मैं बोलूं हमारे पास 15 चैप्टर्स हैं, आउट ऑफ 15 देयर इज ओनली वन चैप्टर विच केटर्स टू सर्विस इंडस्ट्री। आपके पास 90% सिलेबस मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न के लिए है। मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न मतलब पहले वो रॉ मटेरियल प्रोक्योर करेगी, उससे डब्ल्यूआईपी बनाएगी, डब्ल्यूआईपी से फिनिश गुड्स बनाएगी, टैंजिबल प्रोडक्ट बनाएगी। टैंजिबल प्रोडक्ट मतलब जिसको आप हाथ लगा सकते हैं, टच कर सकते हैं। बट इट इज ओनली वन चैप्टर सर्विस कॉस्टिंग, जिसकी कोई लिंकेज नहीं होगी विद द रेस्ट ऑफ द सिलेबस। इसलिए इट मेड सेंस कि इसको एक बार ही डिस्कस करके हम साइड में कर दे, या तो बिगिनिंग में उठाना चाहिए या तो एंड में उठाना चाहिए। ठीक है जी। आइए आज हम अपने चैप्टर की ब्रीफली डिस्कशन कर लेते हैं। चैप्टर का नाम है सर्विस कॉस्टिंग। हाँ जी, आप सभी के पास नोट्स है? राइट जी। अब ऐसा है, सर्विस कॉस्टिंग में बात वही है कि हम डिसाइड करने वाले हैं कि अपने क्लाइंट से, अपने कस्टमर से हमको कितना चार्ज करना है। ठीक है। बट हम अलग अलग सर्विसेज की बात करते हैं यहाँ पर। कैन यू प्लीज टेल मी फ्यू एग्जांपल्स ऑफ सर्विसेज दैट यू आर कंज्यूमिंग ऑन अ डे टू डे बेसिस? हाँ जी। एजुकेशन, बिल्कुल। अभी आप एजुकेशन राइट नाउ प्रेजेंट टेंस में कंज्यूम कर रहे हैं एजुकेशन। और होटल सर्विसेज, और बैंकिंग सर्विसेज, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन। अभी ये देखो जूम आईडी पे बच्चा बैठा है, जूम इज आफ्टर ऑल एन सर्विस, है ना? अच्छा, ऊपर पंखा चलता है, नीचे बेबी सोता है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी। आप लोग अभी फिलहाल लाइटों के नीचे बैठे हैं, स्क्रीन चल रही है, सब कैसे चल रही है? इलेक्ट्रिसिटी। और रोड ट्रांसपोर्ट में आ गया कि इसमें कवर हो गया आपका बसेस, ट्रेन, ट्रक्स, कैब्स वगैरह, सब इसमें आ गया जी। ई कॉमर्स, ई कॉमर्स मतलब जो आपके प्लेटफॉर्म्स है, नाइका, मिंत्रा वगैरह, ई कॉमर्स।
एंटरटेनमेंट, आपके पास जो ये डिश सर्विस वगैरह हो गया, आपका टाटा स्काई वगैरह, दीज आर ऑल सर्विसेज। ठीक है, आप जितनी मर्जी सर्विसेज उठा लो, अल्टीमेटली इन लोगों के रेवेन्यू चार्ज करने का बस वही एक फंडामेंटल है। कॉस्ट अपने प्लॉट करो, ऐड करो टारगेट प्रॉफिट, आपके पास आ जाएगा टारगेट रेवेन्यू। बट चैलेंज क्या आता है कि हम टेंजिबल प्रोडक्ट में तो बोल सकते हैं सेलिंग प्राइस पर पेन, लेटेस्ट से सेलिंग प्राइस पर चेयर, वुड की बात करें सेलिंग प्राइस पर केजी ऑफ वुड, अगर हम स्टील की बात करें सेलिंग प्राइस पर मेट्रिक टन, यूनिट्स बन जाते हैं वहां पर। अब सर्विस इंडस्ट्री में यूनिट्स हम कैसे बना सकते हैं? अब एजुकेशन की आपने बात की, एजुकेशन में बड़ा क्लियर कट है जी, फीस पर स्टूडेंट। स्टूडेंट क्या बन गया? यूनिट्स बन गया, यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, कि मेरे पास अगर 50 बच्चा आ रहा है तो हाउ मेनी यूनिट्स जो है मुझे अपने सर्विस के देने पड़ रहे हैं, प्रोवाइड करने पड़ रहे हैं, 50 यूनिट्स ऑफ सर्विस। अच्छा, इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी में जो यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट बनता है वो बनता है बच्चे किलोवाट आवर। किलोवाट आवर, हम इसको लेमन सेंस में बोलते हैं एक यूनिट। जब गर्मियां होती है, हमारे फैमिलीज हमें डांटती है कि यूनिट पे यूनिट खर्च हो जा रहा है, वो मीटर देखो ब्लिंक करी जा रहे हैं, यूनिट्स खर्च हो रहे हैं, चल एसी बंद कर। सर्दियों में डांट पड़ती है, गीजर तूने चलता हुआ छोड़ दिया, इतने यूनिट्स आ गए जी, इस बार इतना इतने यूनिट्स का बिल आया है, पिछले महीने कम यूनिट्स का आया था। यूनिट यूनिट बोलते हैं हमारी फैमिली। वो यूनिट क्या होता है? वन यूनिट इज किलोवाट आवर। नाउ हाउ दिस वन यूनिट या किलोवाट आवर्स इज कैलकुलेटेड इन योर बिल? आपके पास आपके घर में अलग अलग अप्लायंसेस है जी, और हर अप्लायंस की अपनी अलग अलग वॉटेज होती है। वॉटेज मतलब कैपेसिटी। जैसे कि अगर हम मोटर बाइक्स में इंजन को लेकर बोलते हैं कितनी सीसी का है, राइट? ऐसे अप्लायंसेस में होता है वॉटेज, कितनी कैपेसिटी का है। ऑब्वियसली अ माइक्रोवेव इज गोइंग टू हैव मोर वॉटेज देन जस्ट अ नॉर्मल बल्ब। ठीक है, वो ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी खींचेगा। तो अब ये भी बात नहीं है कि सिर्फ वॉटेज के बेसिस पर आपका बिल बनेगा, आपका यूसेज के बेसिस पर भी बनता है। माइक्रोवेव इज समथिंग विच इज बेयरली यूज्ड फॉर हाफ एन आवर इन अ डे, अलग अलग अगर आप टाइम पीरियड ऐड करोगे। बट एक बल्ब हो सकता है वो तो चल ही रहा है हमारा 24/7, दैट इज अ पॉसिबिलिटी। सो नॉट जस्ट द वॉटेज मैटर्स, इट इज ऑल्सो द यूसेज, जिसको हम आवर्स में बनाते हैं। तो हमारे पास यूनिट क्या बन जाता है? किलोवाट आवर। विद मी सो फार समझ में आ रही है बात? अब आप यहाँ पर देखो, टू यूनिट्स आर देयर, एक तो किलोवाट्स ही हो गया और एक हो गया आवर्स। इस चीज को हम बोलते हैं कि एक कॉम्पोजिट यूनिट बन गया। इट इज एक्चुअली कॉम्बिनेशन ऑफ टू सेपरेट यूनिट्स, वॉटेज एंड आवर। तो हम बोलते हैं पर किलोवाट पर आवर इलेक्ट्रिसिटी इतनी कॉस्ट करती है। सिमिलरली अगर मैं होटल इंडस्ट्री की बात करूँ ना, होटल इंडस्ट्री में अभी मैं आपको बता रही हूँ यूनिट बनता है रूम डेज। रूम डेज को सिंपल लैंग्वेज में बोलेंगे कि जब हम कभी भी पूछते हैं कि आपके चार्जेस क्या है, तो वो क्या बताते हैं सामने से? पर रूम, पर डे 5,000 है, 10,000 है, जो भी है, पर रूम पर डे। इट इज नॉट दैट वो आपको कभी पर रूम बोल देंगे और कह के बात खत्म कर देंगे, पर रूम 5,000, जितने मर्जी दिन रह जाओ, 2 रह जाओ या 4 रह जाओ, पर रूम आपको इतना ही पड़ेगा 5,000। कभी ऐसे देखा? नो। या कभी आपको वो पर डे नहीं बोलेंगे कि हाँ जी पूरा टब्बर ले आओ जी, ठीक है, 10 रूम रखने 10 रूम रख लो, 4 रखने आपकी श्रद्धा भाव, बस पर डे 10,000 दे जाना जी, ऐसा तो नहीं है। पर रूम पर डे। तो यहाँ पे भी दो यूनिट बन गए ना, रूम्स एज वेल एज डेज, तो उसको हम बोलते हैं कि कॉम्पोजिट यूनिट बन गया रूम डेज। बात समझ में आ रही है जी? ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में स्पेशली इफ आई टॉक अबाउट कार्गो, प्रैक्टिकली तो आपने जब कुरियर करवाने जाते हो तो ये भी मैटर करते हैं आपका कितना हैवी पार्सल है जी, एंड ऑल्सो कितनी दूर जाना है। तो दो चीजें मैटर कर रही है, क्या वेट भी मैटर कर रहा है और डिस्टेंस भी मैटर कर रहा है, ये भी कॉम्पोजिट बन जाता है। ठीक है, तो इसी हिसाब से ट्रक्स वगैरह कैलकुलेट करते हैं टन किलोमीटर्स। तो अगर आपको एक ट्रांसपोर्ट कंपनी अपना कोई चार्जेस बता रही है, वो ऐसे बताएंगे योर चार्जेस आर लेटर से ₹15 पर टन पर किलोमीटर, पर टन पर किलोमीटर, सिंपल लैंग्वेज में पर टन किलोमीटर। तो अगर क्लाइंट ए आता है, वो बोलता है जी मेरा 10 टन का पार्सल है और किलोमीटर जाना है मेरा 15, और वैसे पर टन किलोमीटर चार्जेस फ्रॉम ट्रांसपोर्ट कंपनी इज 15 पर टन किलोमीटर, तो क्लाइंट को कितनी फीस देनी पड़ेगी बताओ? 10 इंटू 15 इंटू 15 पर टन किलोमीटर जो ये।
ठीक हो गया जी। बट एक क्लाइंट है जिसको सिर्फ उसका 1 टन है, बट जाना 60 किलोमीटर है, तो कैसे कैलकुलेट होगा? 1 टन मल्टीप्लाइड बाय 60 किलोमीटर मल्टीप्लाइड बाय 15 पर टन किलोमीटर चार्ज, पर टन पर किलोमीटर। बात समझ में आ रही है? ऐसे ही बसेस के केस में हो जाता है, टन की जगह क्या होता है, अब सामान नहीं ढोकर लेकर जाना, बंदे ढोकर लेकर जाने, तो पैसेंजर किलोमीटर बन जाता है। अब आपको भी पता है कि लेटर से आपने सेक्टर 5 बस स्टैंड से, यहाँ पर पंचकुला में सेक्टर 5 में बस स्टैंड है जी, यहाँ से आपने बस पकड़ी है, ठीक है। अब आपकी टिकट जो कटती है डिपेंडिंग अपॉन योर डिस्टेंस कटती है। अगर तो आपने हाउसिंग बोर्ड पर ही उतरना है तो कम चार्जेस लगेंगे। अगर आपने पूरे ऑल द वे सेक्टर 17 बस स्टैंड चंडीगढ़ जाना है तो आपके ज्यादा चार्जेस लगेंगे। तो डिस्टेंस भी मैटर कर रहा है, और पर पैसेंजर ये तो है नहीं है कि 10 दोस्तों की टोली आ जाती। हाउसिंग बोर्ड पे जाना है, चाहे 10 लोग आ रहे हैं चाहे 5 लोग आ रहे हैं, 60 रुपया दे दो जी, ऐसा तो नहीं है। हर इंसान की अपनी अलग टिकट कटती है जी, ठीक है। और ऐसा भी नहीं है कि पर पैसेंजर एक रेट फिक्स हो गया एटलीस्ट इस जर्नी में, कि आपने अच्छा अगर मोहाली खरड़ तक भी जाना है तब भी आपको फिक्स है 10 रुपया दे दो जी, नहीं, डिस्टेंस भी मैटर कर रहा है, कितने लोग बोर्ड कर रहे हैं बस को, वो भी मैटर कर रहा है। तो यहाँ पर दो दो यूनिट्स बन गए, उन दोनों यूनिट्स को हम कंबाइन करके बोलते हैं कॉम्पोजिट यूनिट बन गया। बात समझ में आ रही है जी? मैं चाहती हूँ कि आप ये कंपोजिट यूनिट्स की रीडिंग ले लीजिए यहाँ से, काफी मैंने आपको डिस्कस करवाई दी है। हाँ जी, कोई ये नॉइजेस ज्यादा बॉदर तो नहीं कर रही हैं? बॉदर कर भी रहे हैं तो वी कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट। और मेरी तरफ से वैसे मैं कुछ कमेंट नहीं करती हूँ, मैं तो डरती हूँ, क्योंकि ना बहुत साल पहले सोनू निगम ने मस्जिद की अजान के खिलाफ कुछ बोल दिया था, ट्वीट कर दिया था, इतना बड़ा बखेड़ा शुरू हुआ कि अल्टीमेटली ही एंडेड अप गोइंग बॉल्ड। उस चीज का उसको उसका कंक्लूजन क्या था बेटा, ऐसे इसलिए मैं कोई कमेंट देने से बचूंगी, मेरे को मेरे बाल बहुत प्यारे हैं। क्या? तो बेयर विद इट, मैं कुछ नहीं कह रही हूँ ना, आप लोगों ने कुछ सोचना है, चलो जी, एज लॉन्ग एज मेरी आवाज लास्ट रो तक पहुंच रही है कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना? ओके, चलो। अब कॉम्पोजिट यूनिट्स के बारे में बात करते हैं, सभी को क्लियर हो गया कॉम्पोजिट यूनिट्स? चलिए लेट्स टॉक अबाउट कॉम्पोजिट यूनिट्स फर्दर। अगर मैं बात करूं टन किलोमीटर्स की, तो दो तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। वन इज वेटेड एवरेज, आपको अपने नोट्स में ही करना है। अच्छा बच्चे, एक चीज मैं बताना चाहूंगी, आपको बुक्स मिलेंगी, और मेरे सब्जेक्ट की बुक मैंने ही डिजाइन की हुई है, मैंने ही बनाई हुई है, उसमें इंक्लूड होंगे आईसीआई के स्टडी मॉड्यूल क्वेश्चंस भी। उसमें आईसीआई का कुछ कुछ आरटीपी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, चाहे स्कीम बदल गई है, टॉपिक वही है, सिलेबस वही है, तो वो एग्जामिनेशन क्वेश्चन भी मिलेंगे। और बुक इस तरीके से डिजाइंड है कि आपका कॉन्सेप्ट बुक में ही जाते हैं, हम फिलिंग द ब्लैंक्स खेलते हैं क्लासेस में, ताकि आपकी जो कॉपी बनेगी वो सिर्फ और सिर्फ एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन का आंसर बनेगा। वैसे ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है, जस्ट लाइक अकाउंट्स, ठीक है, बट कॉपी में आपका कॉन्सेप्ट नहीं पहुंच रहा। इससे फायदा क्या हो जाता है, कल को आपने सिलेबस रिवाइज करना है, फॉर्मूलाज वगैरह या कॉन्सेप्ट रिवाइज करने हैं, आपको कॉपीज में नहीं ढूंढना पड़ेगा, आपको बुक में ही आपके सारे फॉर्मूलाज एंड कॉन्सेप्ट मिल जाएंगे। ठीक है जी, तो आपको यहीं पर ही नोट करना है, हाउ डू वी कैलकुलेट वेटेड एवरेज टन किलोमीटर? वेटेड एवरेज टन kilometer. Simply, it is weight one into distance one plus bracket में weight two into distance two and so on till weight n into distance n. ठीक है? और सिंपल एवरेज जिसको हम कमर्शियल भी बोलते हैं, लिखिए सिंपल एवरेज टन किलोमीटर। सिंपल एवरेज टन किलोमीटर, इट इज सम ऑफ डिस्टेंसेस, पहले तो D1
plus D2 till Dn into average weight. D1 plus D2 till Dn multiplied by एवरेज वेट, मतलब इंडिविजुअल वेट्स को एडअप करो डिवाइडेड बाय n। ठीक है बच्चे, जहां पर भी राइटिंग नहीं समझ में आ रही मुझे बता दिया करो, माशाल्लाह बचपन से ही बेकार है। पता नहीं पेपर कैसे दिए है, पता नहीं रैंक में कैसे आ गए वो एग्जामिनर के, तो मैं मानती हूँ जी बस कुछ कोई चीज होगी जिसने मेरी राइटिंग पहचान लिया। स्क्रीन पर वैसे बेटर हो गई है मेरी ओवर द इयर्स, पर मैं वैसे बता रही हूँ राइटिंग जहाँ नहीं समझ में आई है विदाउट हेजिटेशन बोलना है कि मैम क्या लिखा है, साफ साफ लिखा करो। ठीक है, ओके। अब ऐसा क्या है कि टन किलोमीटर को हम दो तरीके से प्लॉट कर सकते हैं। एक तो हो गया कि इंडिविजुअली क्लाइंट्स को पकड़ो, हाँ जी क्लाइंट 1 आपका वेट कितना है, कितना डिस्टेंस जाना है, चलो जी हाँ जी क्लाइंट 2 आपका वेट कितना है, कितना डिस्टेंस जाना है। ठीक है, और उस हिसाब से हमारे पास जितने क्लाइंट्स हैं। बट पॉइंट इज प्रैक्टिकली एक ट्रांसपोर्ट कंपनी के लिए ये इंडिविजुअली पहले एक्सपेक्ट करना क्लाइंट आएगा, क्योंकि सारा एक्सपेक्टेड बेसिस पर काम चल रहा है जी, मुश्किल होता है। वो सिंपली ये बोलते हैं हमारा ट्रक जो है एक महीने में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, और ओवरऑल ऑन दी बेसिस ऑफ आवर पास्ट एक्सपीरियंस हर जर्नी में एवरेज कितना वेट जाता है। एवरेज वेट मतलब इंडिविजुअल वेट्स डिवाइडेड बाय एन, सिंपल, जो हिस्टोरिकली आप उठा लेते हो इन चीजों को। ठीक है, सिंप्लीफाई करने के लिए क्वेश्चन को समझते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 हम श्री गणेश करने जा रहे हैं अपने न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट का। जय श्री राम। A lorry starts with a load of 20 tons of goods from station A. It unloads 8 tons at station B and rest of goods at station C. It reaches back directly to station A after getting reloaded with 16 tons of goods at station C, and distance between A to B, B to C, and then from C to A are 80 kilometers, 120 kilometers, 160 kilometers respectively. Calculate absolute 10 kilometer and commercial 10 kilometer. आप ही बोलोगे मैम मैम क्वेश्चन पढ़ तो लिया, आधा सिर के ऊपर चला गया, इतनी सारी इंफॉर्मेशन है। इस इंफॉर्मेशन को सॉल्व कैसे करते हैं, हम एक रफ में छोटू सा डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम देखो, लॉरी, लॉरी मतलब ट्रक। तो हाँ जी, बंदा निकला गड्डी लेके, कहां से, स्टेशन ए से। वो रास्ते पर, वो सड़क में एक स्टेशन बी आया और उधर कुछ टन अनलोड कराया। ठीक है जी, और उसके बाद बी से सी। बात समझ में आई है जी? अच्छा, कहानी पढ़ो। ए से स्टार्ट हुआ था 20 टन लेके, इट अनलोड्स 8 टन एट स्टेशन बी। तो ए से बी कितने टन गए, 20 टन। मैंने यहाँ पर 20 टन लिख दिया। एंड अनलोड अगर बी पर 8 हो गए तो रिमेनिंग जर्नी में बी टू सी कितना गया, 12 टन, 12 टन। ठीक है, फिर कह रहे हैं इट रीचेस बैक डायरेक्टली टू स्टेशन ए आफ्टर गेटिंग रीलोडेड विद 16 टन ऑफ गुड्स एट स्टेशन सी। स्टेशन सी पर 16 टन लोड करवाए और अब बी से होते हुए नहीं सीधा आए, सीधा आया मतलब सी टू ए 16 टन रीचेस बैक डायरेक्टली टू स्टेशन बी। ठीक होगी जी। अब डिस्टेंस बिटवीन ए टू बी कितना बता रहे हैं, 80 किलोमीटर। डिस्टेंस बिटवीन डी टू सी कितना बता रहे हैं, 120 किलोमीटर। और डिस्टेंस बिटवीन सी टू ए यानी कि ए टू सी कितना बता रहे हैं, 160 किलोमीटर। आप लोगों ने ये ड्रफ डायग्राम बनाना है, आपने ये नहीं सोचना है क्या बच्चों वाली चीजें करा रही है मैम, ये डायग्राम हेल्प करता है। अब बात समझ में आ रही है जी? अच्छा, एक ये सवाल आता है मैम मैम आपको कैसे पता कि ये ना स्टेशन बी ना बीच में अलग से पड़ता है। क्वेश्चन तो नहीं कह रहा है एक मोड़ आया उसे छोड़ आया, आपको कैसे पता, ये भी तो हो सकता था ए फिर बीच में बी आता बाद में सी आता, ये भी तो हो सकता था ना। आपको कैसे पता, आपने ट्रायंगल क्यों बनाया, आपने सीधी लाइन क्यों नहीं बनाई, आप बता सकते हो इस चीज का आंसर। डिस्टेंस देखो, ए टू सी का डिस्टेंस कितना है, 160। अगर वाकई बी बीच में पड़ता होता ना तो इन दोनों का इंडिविजुअल सम भी 160 होता, पर नहीं, ये तो 80 है, 80 और ये 120 है, मतलब बी कहीं साइड में ही पड़ता है। ये कोई क्वेश्चन से रेलेवेंट बात नहीं है, मैं वैसे बता रही।
बच्चे पीछे पड़ जाते हैं, डायग्राम बना भी रहे हो तो सही बना लो। मैम बेटा ये सही डायग्राम है, ठीक है ना, मैंने पहले ही क्लियर कर दिया। चलो अब हमारा मेन मुद्दा क्या है, वी हैव टू कैलकुलेट एब्सोल्यूट 10 किलोमीटर, जिसको हमारे लिए एक अलग वर्ड है क्या, सिमिलर वर्ड बेसिकली मींस वन एंड द सेम थिंग, वेटेड एवरेज। और कमर्शियल के लिए क्या है उसका दूसरा नाम, सिंपल एवरेज। चलिए जी चलिए मेरे साथ साथ कैलकुलेट करिए। कॉपीज हैं सभी के पास? जिनके पास नहीं है वो अपने नोट्स में सॉल्व कर सकते हैं, बट बच्चे ऐसा है अगली क्लास से कॉपीज और कैलकुलेटर होने बहुत जरूरी है। हम खाना पीना भूल सकते हैं, हम सीए स्टूडेंट है, अपना कैलकुलेटर कभी नहीं भूल सकते, हमारी जान बचती है। जहाँ कैलकुलेटर गिरता है मिनी हार्ट अटैक आ जाते हैं हमें। चलो जी चलो, हेडिंग डाले सुंदर सुंदर, सर्विस कॉस्टिंग सुंदर सुंदर डालनी है, मेरी जैसी नहीं डालनी। क्वेश्चन नंबर 1, एब्सोल्यूट 10 किलोमीटर, जिसको हम प्यार से वेटेड एवरेज 10 किलोमीटर भी बोलते हैं। एब्सोल्यूट 10 किलोमीटर, जिसको हम वेटेड एवरेज 10 किलोमीटर भी बोलते हैं, ठीक है जी। कॉन्सेप्ट पहले लिखो, क्या कॉन्सेप्ट कहता है, इंडिविजुअल वेट मल्टीप्लाइड बाय इंडिविजुअल डिस्टेंस, वेट 1 into d1, वेट 2 into distance 2, एंड यहां पर 3 ही है ना, तो वेट 3 into distance 3, ठीक है जी। न्यूमेरिकल फिगर्स डाल दो, न्यूमेरिकल फिगर्स डाल दो यहाँ पर। 20 टन है, कितना डिस्टेंस का है, 80 किलोमीटर। फिर आगे 12 टन है, इंटू 120 किलोमीटर, ठीक है। और फिर लास्ट में 16 टन है, 160 किलो। चलो जी कैलकुलेटर P2 आंसर बताओ। 5600 10 किलोमीटर। पहला ब्रैकेट जो है वो आपका बन गया 1600 जी, दूसरा ब्रैकेट 1440, तीसरा ब्रैकेट 2560, है ना, 2560 है ना। सीए करने के चक्कर में मैथ्स कमजोर हो गई है मेरी, आप लोग अपनी मत करें। डन हो गया वेटेड। चलिए नेक्स्ट, कमर्शियल 10 किलोमीटर, जिसको हम प्यार से सिंपल एवरेज 10 किलोमीटर भी बोलते हैं। हाँ जी, यहाँ पर क्या है, इंडिविजुअली डिस्टेंसेस ऐड करो, d1 प्लस d2 प्लस d3 मल्टीप्लाइड बाय एवरेज वेट कैरीड, वेट 1 प्लस वेट 2 प्लस वेट 3 डिवाइडेड बाय 3। n लिखा हुआ है, n मतलब नंबर ऑफ जर्नीज। तो इंडिविजुअली डिस्टेंस की बात करें, कितना कितना डिस्टेंस है, 80 किलोमीटर प्लस 120 किलोमीटर प्लस 160 किलोमीटर मल्टीप्लाइड बाय वेट्स, 20 टन प्लस 12 टन प्लस 16 टन डिवाइडेड बाय। हाँ जी, 200 प्लस ये 360 हो गया, और ये 16 टन हो गया, 5760 टन किलोमीटर। अलग अलग ही आंसर आते हैं, बचपन में ही हमने सीखा हुआ है। एवरेजेस दो तरीके की होती है, एक होती है सिंपल एवरेज, एक होती है वेटेड एवरेज, आंसर अलग अलग ही होता है। डन हो गया, ओके, बात समझ में आ रही है। अगर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 अगले ही पेज पर है, सिमिलर क्वेश्चन विद डिफरेंट न्यूमेरिकल फिगर्स, दिखाई दे रहा है। करने नहीं बैठना, मैं क्लास में सिमिलर क्वेश्चन में डिफरेंट न्यूमेरिकल फिगर्स कभी कराऊंगी नहीं, क्लास का टाइम वेस्ट होता है जी। बात समझ में आ रही है, तो इसको ले जाओगे आप होमवर्क में। मुझे ऐसा है, अगर आप मुझसे होमवर्क लेके जाते हो, समझ के चलो कि मेरी तरफ से आशीर्वाद लेकर जाते हो, तो रोज मैं आपको आशीर्वाद के साथ ही भेजा करूंगी, ब्लेसिंग्स के साथ भेजा करूंगी, ठीक है।
तो ये मेरी तरफ से आशीर्वाद है आप लोगों को होमवर्क। ठीक है, कल इसे कंप्लीट करके ले आएंगे। फिलहाल के लिए हम क्वेश्चन नंबर 2 टेकअप कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2, कैलकुलेट टोटल पैसेंजर किलोमीटर फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। बच्चे, पैसेंजर किलोमीटर का क्या मतलब होता है? नंबर ऑफ पैसेंजर्स इनटू नंबर ऑफ किलोमीटर। और अभी के लिए क्लैरिटी पर्पस के लिए बता देती हूँ, हमको मंथली कैलकुलेट करना है, एक महीने का। ठीक है जी, आप लिख लीजिए अपने नोट्स में मंथली। इंफॉर्मेशन भी पढ़नी है, पहले मंथली लिख लो। ये एनुअल भी कैलकुलेट हो सकता है, ये पर मंथ भी कैलकुलेट हो सकता है। हाँ जी सी, नंबर ऑफ बसेस 6, नंबर ऑफ डेज ऑपरेटिंग इन अ मंथ 25, ट्रिप्स मेड बाय ईच बस पर डे 8, डिस्टेंस कवर्ड इज 20 किलोमीटर वन साइड, capacity of bus is 40 passengers but normally 80% of capacity utilization होती है। Now, how to calculate passenger kilometer on monthly basis? जरा ध्यान से देखो, पहले आप मुझे लिखने देंगे, फिर आप लोग कॉपी कर लीजिएगा। पैसेंजर किलोमीटर। हाँ जी, ट्रांसपोर्ट कंपनी के पास टोटल कितनी बसें हैं? 6 बसें। इसके बाद नेक्स्ट इंफॉर्मेशन क्या है? 25 दिन एक मंथ में वो चलेंगी, 6 की 6 बसें। आगे इंफॉर्मेशन क्या है? each bus per day 8। हाँ जी, 8 ट्रिप्स पर डे। 25 दिन चल रही है और एक दिन में 8 ट्रिप्स। बच्चे, ट्रिप का बाय डिफॉल्ट मीनिंग होता है राउंड ट्रिप। राउंड ट्रिप मतलब आना और वापस आना। अब आपके पास जो नेक्स्ट चीज है, वन साइड किलोमीटर कितना है? 20 किलोमीटर। बट ये वन साइड है, पर साइड, तो आप अपने आप ही इसको टू साइड से मल्टीप्लाई करेंगे कि वापस भी तो आएगी। वन साइड 20 है तो वापस ही अपने आप हमने चीज करनी है। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन क्या है? 40 पैसेंजर्स की कैपेसिटी। कैपेसिटी तो 40 पैसेंजर्स की है, बट 80% यूटिलाइजेशन है। ये 80% क्यों करना है? क्योंकि रेवेन्यू उन्हीं 32 लोगों से, 40 का 80% 32 है, टिकट उन्हीं की काटोगे, खाली सीट की टिकट थोड़ी ना कटेगी जी। तो अल्टीमेटली जब हमको रेवेन्यू डिसाइड करना है, ये मैटर करता है। नोट डाउन कर दीजिए और आंसर बता दीजिए। हाँ जी, कितना बता रहे हैं? 15,36,000। नंबर ऑफ पैसेंजर इंटू नंबर ऑफ किलोमीटर। तो पैसेंजर्स वाली बात भी कैप्चर कर लो, कितना दौड़ रही है बस वो बात भी कैप्चर कर। क्लियर हो गया जी? हाँ जी, कंप्लीट हो गया। बच्चे, इसी क्वेश्चन में हम करेंगे एक सेवा। सेवा मतलब कि क्वेश्चन ने चीज नहीं पूछी, एक्स्ट्रा एनालिसिस, एक्स्ट्रा कुछ हम काम करेंगे। मैं अपनी क्लास में सेवा बहुत कराती हूँ, क्योंकि जब हम करेंगे सेवा तभी हमें मिलेगा मेवा। नंबर भी आपके तभी आएंगे सेवा कर करके। फुल सत्संग वाली फील्ड्स मिलेंगी आपको क्लासेस में। चलो, करे सेवा। मैं आपसे पूछ रही हूँ, कैलकुलेट डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑल बसेस ड्यूरिंग द मंथ। मेरे को पैसेंजर किलोमीटर नहीं चाहिए, वो तो आ गया, मेरे को सिर्फ किलोमीटर चाहिए, सिर्फ किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड। कैलकुलेट टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड। मैं चेक करूँ। 48,000 सही बता रहे हैं आप लोग। प्रॉपरली काम करेंगे। देखो जी, चलने वाली महीने में 6 बसेस है, महीने में चलेंगी 25 दिन, और 1 दिन में 8 ट्रिप्स। 1 दिन में 8 ट्रिप्स, 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 1 दिन में
फिर 20 किलोमीटर पर साइड है, फिर इनटू 2 साइड्स, बस पैसेंजर वाली बात नहीं आनी चाहिए। तो ये आंसर आप मुझे बता रहे हैं 48,000 किलोमीटर। क्या होता है ना बच्चे, अभी आप सीख रहे हो वर्किंग नोट, ये वर्किंग नोट मेन सॉल्यूशन में आपके काम में आते हैं। तो मेन सॉल्यूशन बोलता है कि डीजल का खर्चा कितना हुआ जी बस का, तो हमें पता चलेगा अगर डिस्टेंस ट्रेवल कितना है उसके बेसिस पे हम डीजल का खर्चा भी निकाल सकते हैं, है ना। जितना बस चलेगी उतना ज्यादा वो डीजल खाएगी। ये ठीक है, ओके। ये थी आपकी सेवा नंबर 1, अभी खत्म नहीं हो रही है। सेवा नंबर 2, कैलकुलेट पैसेंजर किलोमीटर एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड if capacity utilization, if capacity utilization on return journey is 100%। एक बारी पहले आप इसे नोट कर लो, मैं आपको समझाती हूँ रिक्वायरमेंट क्या है। हाँ जी बच्चे, देखो वैसे तो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन क्वेश्चन कितनी बता रहा था, 80%। वो 80% जाते वक्त भी थी, वो 80% वापसी में भी थी। बट मैं कह रही हूँ कि मान लो जाते वक्त तो 80% है, रिटर्न में वापसी में 100% है, वापसी में पूरी बस भर के आती है। अब आपके पास पैसेंजर किलोमीटर का आंसर और डिस्टेंस ट्रेवल्ड का आंसर क्या होगा, एक बारी आप लोग सोच लो, फिर मैं डिस्कस करवाती हूँ। अरे ₹17,28,000 आप क्या बता रहे हो पैसेंजर किलोमीटर, डिस्टेंस ट्रेवल 40। देखिए बच्चे एक चीज है, बस खाली जाए भरी हुआ है ओवरलोड होके आए फर्क नहीं पड़ता, डिस्टेंस ट्रेवल प्योरली डिस्टेंस ट्रेवल तो वही सेम ही रहेगा, है ना। 48,000, हाँ इट इज पैसेंजर किलोमीटर, उसके बारे में सोचना पड़ेगा क्योंकि अब पैसेंजर बदल गए हैं। सिंप्लीफाई करने के लिए आप क्या करोगे, पैसेंजर किलोमीटर पहले कैलकुलेट करोगे ऑनवर्ड जर्नी मतलब जाते वक्त, और फिर अलग से कैलकुलेट कर सकते हो रिटर्न जर्नी मतलब वापस आते वक्त। आप टोटल बता रहे हो 17,28,000, ठीक ही बता रहे होंगे, बहुत ही कैपेबल होनहार स्टूडेंट्स हो आप लोग, ठीक ही बता रहे होंगे। फिर भी मेरा मेरा फर्ज है स्क्रीन पर लिखना, 6 बसेस इंटू कितना, 25 दिन इंटू एक दिन में 8 ट्रिप्स, आगे 20 किलोमीटर पर साइड। बट बच्चे यहाँ पर इंटू 2 साइड्स मत करना क्योंकि अब हम साइड्स अलग अलग कर रहे हैं, अभी हम बात कर रहे हैं ऑनवर्ड। ऑनवर्ड तो एक दिन में जाएगी कितनी बार, 8 बार, तो 1 साइड ही रखना, मैं रिटर्न भी अभी आपको करवाऊंगी। अच्छा जी, जाते वक्त कितने पैसेंजर्स हैं, 80%। जी आप अलग से कैलकुलेट कर लो, जी आप अलग से कैलकुलेट कर लो, कितना आ रहा है, 7,68,000। फिर आप रिटर्न जर्नी का अलग से कर सकते हो, 6 buses into 25 days into 8 trips per day into 20 किलोमीटर पर साइड, क्योंकि हम रिटर्न जर्नी की ही बात करें अकेली रिटर्न, तो इंटू 1 साइड इंटू 40 लोग पूरे पूरे, ये कितना बता रहे हो, 9,60,000। हेंस टोटल पैसेंजर किलोमीटर दोनों को मिलाकर 17,28,000। आप ऐसे भी काम कर सकते हो, अगर किसी ने किसी और तरीके से काम किया वो भी मुझे बता सकते हो, अदरवाइज ये हमारा फूल प्रूफ तरीका है, गलती होने के चांसेस इसमें कम होते हैं, है ना।
हाँ जी डन। बच्चे कभी कभी आप आईसीएस सजेस्टेड आंसर में ये भी काम देखते हो विच इज मोर लॉजिकल ऑल्सो, कि देखो यहाँ तक कॉमन ही है, कॉमन मल्टीपल है, तो एक ही बार लो ये वाली चीज कि 6 बसेस इंटू 25 देंगे इंटू 8 ट्रेन इंटू 20 किलोमीटर पर साइड इंटू 1 साइड इंटू 40 पैसेंजर इंटू अब 80% प्लस 100%। इस 80% में हमारा ऑनवर्ड भी कैप्चर हो गया, 100 में रिटर्न भी कैप्चर हो गया, इकट्ठा आंसर बनेगा 17,28,000। ठीक है। बट ये आईसीआई का तरीका होता है कभी कभी, मैं इसको ज्यादा इंसिस्ट नहीं करूंगी, मैं कह रही हूँ आराम से काम करो, कोई बहुत ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट होता अगर अलग अलग से लिख भी रही हो। बेटर क्लैरिटी, बेटर अंडरस्टैंडिंग, गलती होने के चांसेस कम। क्लियर हो गया जी सभी को? एनी डाउट, कोई भी डाउट है बच्चे, विदाउट हेजिटेशन आपने पूछना है। ओके, ऑनलाइन स्टूडेंट्स जाते रहे। आर यू देयर? प्लीज गिव मी अ रिएक्शन, हेलो, थम्स अप, हाय, हेलो, Yes, कुछ भी, ma'am. इमोजी। Yes, ma'am. हाँ जी, कशिश जाग रहे हैं? ओके जी, बहुत बढ़िया Yes, जी, ma'am. बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके, ऑल राइट, सेवा नंबर 3, लास्ट सेवा जी, ज्यादा कष्ट नहीं करवाएंगे आपसे, लास्ट से। कैलकुलेट डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड पैसेंजर किलोमीटर। इफ buses return empty, चलो, if buses return empty, मैं तो देख बताऊँ। हाँ जी बच्चे, डिस्टेंस ट्रेवल को लेकर तो कोई लड़ाई नहीं अपनी, वो तो 48 है। बंदे बैठ के जाए, खाली बस से वापस जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, डीजल कॉस्ट जो लगनी है सो लगनी है, बस में जितना दौड़ना है सो दौड़ना है। क्लियर है ये चीज? इट इज पैसेंजर किलोमीटर, जिसमें अब सिर्फ ऑनवर्ड वाला पैसेंजर किलोमीटर ही आएगा, रिटर्न वाला नहीं आएगा, वो जीरो फिगर हो जाएगी, क्योंकि बस तो खाली वापस आ रही है, तो ये चीज जीरो बन जाएगी, कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है। आपके पास सिर्फ ऑनवर्ड वाला बचेगा। ऑनवर्ड में कितना है? 7,68,000। ठीक है, कंप्लीट कर लीजिए। हमें ये क्यों मैटर करता है, पैसेंजर किलोमीटर क्यों कैलकुलेट कर रहे हो, फर्क क्यों पड़ता है बस इस रिटर्न एम्प्टी का? खाली वापस आ रही है तो टिकट किससे कटवाओगे, है ना? ये चीज है, कंप्लीट करो उसे, पहले कंप्लीट करो फिर आगे की बात करते हैं। चलिए, अब बच्चे मैंने आपको जैसे बताया, अभी हम वर्किंग नोट सीख रहे हैं मेन क्वेश्चन में। मेन क्वेश्चन कैसे बनेगा कि आपको कहानी इस तरीके की बताई जाएगी, 6 बसेज है, घूमेंगी, इतना जाएंगी, फिर उनके खर्चों की बात शुरू होगी। अच्छा, ड्राइवर सैलरी और डीजल कॉस्ट, बसेस की डेप्रिसिएशन वगैरह हो जाएगी, कोई क्लीनिंग एंड मेंटेनेंस, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस चार्जेस आ जाएंगे। ठीक है, आपको पूछा जाएगा कैलकुलेट फेयर पर पैसेंजर किलोमीटर। रिक्वायरमेंट क्या बनती है? फेयर पर पैसेंजर किलोमीटर। अब पैसेंजर किलोमीटर एक वर्ड है, बट इसको सिंप्लीफाई करने के लिए समझो, फेयर पर पैसेंजर पर किलोमीटर, यानी कि आपसे पूछा जाएगा एक पैसेंजर से 1 किलोमीटर का कितना फेयर चार्ज करना चाहिए बस को। उसके लिए आपको ये चाहिए। आप क्या करोगे, अपने आप अपनी कॉस्ट स्टेटमेंट बनाओगे, यानी कि एक स्टेटमेंट में सारे खर्चे इंडिविजुअली करोगे प्लॉट, आपके पास आ जाएगा टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट में आप ऐड करोगे टारगेट प्रॉफिट, आपके पास आएगा टारगेट रेवेन्यू। इस टारगेट रेवेन्यू को आप डिवाइड करोगे पैसेंजर किलोमीटर से, तो आपके पास आ जाएगा फेयर पर पैसेंजर किलोमीटर आंसर। ठीक है जी, दिस इज हाउ दिस चैप्टर टॉक्स अबाउट कि हम सर्विस कॉस्टिंग करते हैं। कॉस्टिंग मतलब हाउ कॉस्ट आर कैलकुलेटेड, हाउ सेलिंग प्राइसेस आर डिसाइडेड। ठीक है जी, ओके। ऐसा है
हमारी जो सबसे पहली सर्विस ही स्टार्ट होगी वो स्टार्ट ही होगी बसेस की, पैसेंजर की बात होगी। हाँ, ठीक है। तो इसमें हम अपनी जो कॉस्ट स्टेटमेंट बनाते हैं, वी कॉल दैट कॉस्ट शीट या कॉस्ट स्टेटमेंट भी बोल सकते हो। उसमें हमको आइडेंटिफाई करना चाहिए फिक्स्ड कॉस्ट कितना है, सब आपके पास प्रिंटेड है जी। फिक्स्ड कॉस्ट क्या है, वेरिएबल कॉस्ट क्या है, और एक होते हैं सेमी वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है जी। क्योंकि जब हम बात कर रहे हैं कि हमको कॉस्ट प्लॉट करना है, एक रुपी वैल्यू की बात नहीं है। कॉस्ट अकाउंटिंग इज ऑल अबाउट डिटेल्स। कौन सा ऐसा खर्च है कि बस कम चले ज्यादा चले कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल हमारी रेंटल कॉस्ट वगैरह होती है, गैराज रेंट वगैरह होते हैं, डेप्रिसिएशन ऑफ बस है, ये सारा फिक्स में आ जाएगा। कौन सा ऐसा खर्च है जो कि बस के चलने पर डिपेंड करता है, स्पेशली डीजल कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगी। और कुछ ऐसा खर्चा होता है जो कि एग्जैक्टली फिक्स्ड भी नहीं है, एग्जैक्टली वेरिएबल भी नहीं है। मोस्ट कॉमन एग्जांपल हियर इज रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस कॉस्ट। रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस अफेक्ट होती है बस के चलने से, कि बस जितना ज्यादा चलेगी उतना ज्यादा वो रिपेयर्स मांगेगी, बट देयर इज नो डायरेक्ट रिलेशनशिप कि 1 किलोमीटर चल ली तो इतनी रिपेयर मांगेगी। डीजल कॉस्ट में यू कैन से देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप, 1 किलोमीटर बस चली इतना डीजल कॉस्ट लगेगा। पर रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस में ना क्लियर कट लीनियर रिलेशनशिप नहीं होता। ठीक है। तो एग्जैक्टली ना फिक्स्ड ना एग्जैक्टली वेरिएबल, इट इज कॉल्ड सेमी वेरिएबल। ठीक है। इसमें कुछ कुछ प्योर फिक्स कंपोनेंट भी होता है। फॉर एग्जांपल आप लोगों के घर में जो भी अप्लायंसेस है, लेटर से वॉशिंग मशीन, कई बार जो रिपेयर करने आते हैं, जो सर्विस पर्सोनल आते हैं, वो कहते हैं ना एएमसी करवा लो। एएमसी का क्या मतलब होता है, एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट। कि आप एक फिक्स्ड फी पे कर दो, लेटर से साल की 18,000, तो साल में जितनी बारी सर्विस चाहिए होगी, जितनी बारी रिपेयर चाहिए होंगी, तब वो फ्री ऑफ कॉस्ट पड़ जाएगी। आपको पैसा अलग से कुछ नहीं लगेगा, तो आप 2 सालों की करवा लो 24,000 में। इस तरीके से बात करने आते हैं। तो कई बार अगर एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, वो भी फिक्स्ड फी पे करनी है, नो मैटर एक्चुअल रिपेयर्स कितनी लगेगी। तो उस वजह से हम बोलते हैं कि रिपेयर को हम क्लियर कट नहीं बता पाएंगे कि ये फिक्स है या ये वेरिएबल है, इसलिए हम उसको भेज देते हैं सेमी वेरिएबल। ठीक है जी। आपके पास ये सारी बात लिखी हुई है आपके नोट्स में कि ये रहा, हमको एक स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट जिसको हम कॉस्ट शीट भी बोलते हैं वो बनानी चाहिए। उसमें सभी खर्चों को हम 3 कैटेगरीज में बांटेंगे। आपके पास ये एग्जांपल्स वगैरह लिखे हुए हैं। ठीक है। अच्छा, एक ये नोट, सिर्फ एक ये नोट डिस्कस करवा के मैं आपको फ्री कर दूंगी। ट्रीटमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन। अक्सर डेप्रिसिएशन को हम समझते हैं ये क्या होती है, फिक्स्ड इन नेचर होती है। ठीक है। अच्छा, हाउ डू यू कैलकुलेट डेप्रिसिएशन ऑन एसएलएम बेसिस, स्ट्रेट लाइन मेथड पर कैसे कैलकुलेट करोगे? उसकी ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू, डिवाइड से करते हो लाइफ एक्सपेक्टेड लाइफ इन ईयर्स। इससे आप कैलकुलेट करते हो डेप्रिसिएशन पर एनम। ठीक है जी। बट कई बारी आपके पास बस की लाइफ इन ईयर्स ना बोलकर वो लाइफ इन किलोमीटर बोल देते हैं कि बस जो है अपनी पूरी लाइफ में लेटर से 20 लाख किलोमीटर चल सकती है या 50 लाख किलोमीटर चल सकती है। तो उस केस में डेप्रिसिएशन आप कैसे निकालोगे, ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय लाइफ इन किलोमीटर। इसलिए आपके पास डेप्रिसिएशन निकल कर आएगी पर किलोमीटर। पर किलोमीटर। उस केस में हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन को वेरिएबल बोला जाएगा। उसको चार्ज ही तभी करवाया जाएगा जब 1 किलोमीटर बस चल लेगी। बस के चलने पर डेप्रिसिएशन अगर आप चार्ज करवा रहे हो तो उसको आप बोलते हो वेरिएबल डेप्रिसिएशन है। बट बस खड़ी है, बस टाइम बीतने पर उसकी आप डेप्रिसिएशन चार्ज करवा रहे हो, डेप्रिसिएशन पर एनम। इसमें बस चले ना चले, बस 1 साल गुजर गया डेप्रिसिएशन लग गई, तो उसको हम बोलेंगे फिक्स्ड डेप्रिसिएशन। ठीक है जी। तो ये नोट आपके पास लिखा हुआ है। इफ रिलेटेड टू एफ्लक्स ऑफ टाइम, एफ्लक्स ऑफ टाइम मतलब विद पैसेज ऑफ टाइम है अगर, तो डेप्रिसिएशन है फिक्स्ड। बट अगर इट इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ यूसेज या एक्टिविटी लेवल, मतलब पर किलोमीटर के हिसाब से, इट विल बी ट्रीटेड एज वेरिएबल। इतनी सी बात थी। ठीक है जी। ऐसे बच्चे जो प्रॉपर क्वेश्चन सामने आता है, दैट इज गोइंग टू टेक अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम। इतना टाइम अभी है नहीं है फॉर द क्लास, अब बेयरली 5 मिनट रहते हैं। तो वी आर गोइंग टू एंड टूडेज डिस्कशन राइट हियर। अगर आपको लग रहा है कि देयर इज एनी कंसर्न, कोई बात नहीं समझ में आई, या इन जनरल सब्जेक्ट के बारे में पता करना चाहते हैं, या क्लासेस की हाउ द क्लासेस आर गोइंग टू प्रोसीड अहेड, उसके बारे में एनी डाउट रिलेटेड टू सीए इंटरमीडिएट कोर्स, वो आप मुझे अभी बता सकते हैं। वैसे तो सर ने सारा कुछ ही बता दिया होगा आपको, स्टिल अगर सब्जेक्ट रिलेटेड कोई बात करें
कैसे प्रोसीड होगा, कैसे होगा। बुक्स का मैंने आपको बता दिया, बुक्स मेरी बनकर आएंगी जब आपका सब्जेक्ट प्रॉपरली स्टार्ट होगा, आपकी रजिस्ट्रेशन वगैरह सब डन हो जाएगी, बुक्स आपको इशू होंगी। कॉस्ट अकाउंटिंग की अभी तक 2 वॉल्यूम्स है, वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2, क्योंकि 15 चैप्टर्स हैं ये, तो मेरी तरफ से आपको 2 बुक्स मिलेंगी एंड दोज बुक्स विल कवर ऑल ICAI मॉड्यूल क्वेश्चंस, ऑल एग्जामिनेशन क्वेश्चन। मेरी बुक कवर कर ली तो आपको अलग से कोई और रेफरेंस मटेरियल कवर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है जी, ओके। होमवर्क जो जो दिया जाएगा उसका सोल्यूशन भी बुक में मिल जाएगा। तो ऐसा भी नहीं है कि अगली क्लास में होमवर्क डिस्कस होने आया जी, टाइम वेस्ट हम उस पर भी नहीं करते। होमवर्क पहले से ही किताबों में प्रिंटेड होता है मेरा। ठीक है, स्टिल कुछ और पूछना चाहते हैं? नहीं, चलो आप आज के लिए आपको फ्री कर देते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम टुडे। सी यू ऑल टुमारो। बाय बाय। बाय बाय जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स।